बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज से समझ लीजिए, कल हम लोगों ने बिल्कुल इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बेसिक्स को डिस्कस किया था, ईओक्यू के फार्मूले को ड्राइव करना सीखा था, ऑर्डरिंग कॉस्ट सीखी थी, कैरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करना सीखी थी। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस और फर्दर जो है वो सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, ये भी ईओक्यू से ही रिलेटेड है और यहाँ पर भी हम ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करना सीखेंगे, यानी कि होल्डिंग कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करना सीखेंगे। इसमें आपको बता रहे हैं, अ कंपनी एनुअली प्रोड्यूस 600 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। कंपनी जो है वो 600 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करती है और उसके बाद आगे आपको बताया जा रहा है कि ईच यूनिट रिक्वायर्स 6 kg ऑफ मटेरियल वाई। ठीक है, तो हर यूनिट में इनका जो मटेरियल कंज्यूम हो रहा है दैट इज 6 kg। द कॉस्ट रिलेटेड टू मटेरियल वाई आर एज फॉलोज। अच्छा, अब बात हो रही है मटेरियल, प्रोडक्ट या कितने यूनिट्स ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके ऊपर बात नहीं हो रही। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेसिकली होती किसके लिए? मटेरियल के लिए होती है। प्रोड्यूस ये 600 यूनिट्स एनुअली कर रहे हैं, लेकिन एक यूनिट के अंदर इनकी जो कंजम्पशन है दैट इज 6 kg। ठीक है, तो अगर मैं एनुअल डिमांड की बात करता हूं, अगर मुझे 600 यूनिट्स एनुअली बनाने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपको एनुअल डिमांड के बारे में बताएं तो एनुअल डिमांड जो यहाँ पर आ रही है डी इक्वल्स टू 600 यूनिट्स हैं और एक यूनिट में हमें 6 kg ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। इट मींस कि 600 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो मेरी एनुअल डिमांड है मटेरियल की वो है 3600। क्योंकि बात होगी मटेरियल की, यूनिट्स की बात नहीं होगी। यूनिट्स बनाने के लिए आपको जो मटेरियल चाहिए उसके ऊपर बात होगी। डाटा भी सारा नीचे आपको मटेरियल का दिया जा रहा है, वो आपको यूनिट्स के बारे में नहीं बता रहे। तो सर हम 600 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं और एक यूनिट में हमें 6 kg ऑफ मटेरियल चाहिए होता है। तो एनुअल डिमांड अगर हम मटेरियल में देखते हैं तो हमारी 3600 की एनुअल डिमांड। द कॉस्ट रिलेटेड टू मटेरियल वाई आर एज फॉलोज। कॉस्ट पर केजी है 16,000। इंस्पेक्शन चार्जेस पर ऑर्डर है 20,000, यानी कि एक ऑर्डर पर आपके जो इंस्पेक्शन चार्जेस हैं वो है 20,000। तो ये जो इंस्पेक्शन चार्जेस है, ये मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया था बेटा, जो इंस्पेक्शन कॉस्ट होती है, इंस्पेक्शन कॉस्ट होती है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट का ही पार्ट होती है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर मैंने आपको इंस्पेक्शन कॉस्ट लिखवाई थी, कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सारी हमारी किसके अंदर आती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर आती है। तो इंस्पेक्शन कॉस्ट जो है वो इन्होंने आपको बताया है, और वो कितना बताया इन्होंने आपको? 20,000। दिस इज द पार्ट ऑफ योर ऑर्डरिंग कॉस्ट। आगे आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर ट्रिप बता रहे हैं, यानी कि एक ट्रिप के जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 25,000 है। दैट इज ऑल्सो योर ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये भी क्या है? आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में आपकी दो चीजें शामिल हो रही है। एक तो आपकी इंस्पेक्शन चार्जेस जो है वो शामिल हो रहे हैं, और पर ट्रिप जो आपका लग रहा है, यानी कि जब आपको ऑर्डर रिसीव होता है तो आपको 25,000 पर ऑर्डर पे करने पड़ते हैं। उन्होंने आगे आपको थोड़ा डिटेल में भी बताया कि एक ट्रिप में आपके पास 400 यूनिट्स पर ट्रिप आपको मिल जाते हैं। 12, एनुअल वेयर हाउस कॉस्ट पर यूनिट आपको बता रहे हैं 100। दैट इज योर कैरिंग कॉस्ट, दैट इज योर कैरिंग कॉस्ट, दिस इज योर कैरिंग कॉस्ट। क्योंकि कैरिंग कॉस्ट, वेयर हाउस कॉस्ट आपकी कैरिंग कॉस्ट में शामिल होती है। फिर आगे उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट आपको बता रहे हैं 15%। फाइनेंस कॉस्ट आपको बताई जा रही है 15%। अब बेटा मुझे ये बताओ, फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है? फाइनेंस कॉस्ट किस में आती है? आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट में आती है या आपकी कैरिंग कॉस्ट में आती है?
फाइनेंस कॉस्ट हमारी कैरिंग कॉस्ट का पार्ट होती है, कैरिंग कॉस्ट का पार्ट। ठीक है, ठीक है, सही बता। मैंने ऊपर लिखवाया, फाइनेंस कॉस्ट हो गई या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, ये देखो, ये आपकी कैरिंग कॉस्ट का पार्ट। फाइनेंस कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, वेयर हाउस कॉस्ट, ये आपकी कैरिंग कॉस्ट। तो इन्होंने आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बता दी यहाँ पर, और साथ साथ इन्होंने आपको आपकी कैरिंग कॉस्ट भी बता दी। अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करें हमें पर ऑर्डर, तो सर इंस्पेक्शन कॉस्ट आ जाएगी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी 20,000 प्लस 25,000, मीन्स के 45,000 जो है वो आपकी क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और एनुअल कैरिंग कॉस्ट आपकी कितनी है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट वो कितनी है सर, उसमें आपकी एक तो सर वेयर हाउस कॉस्ट है 100 रुपीज, प्लस फाइनेंस कॉस्ट है 15%। अब ये 15% किसका लेंगे बेटा, परसेंटेज जो भी हो वो परचेज प्राइस पे अप्लाई होती है, कॉस्ट पे अप्लाई होती है। कॉस्ट हमारी कितनी है 16,000, कॉस्ट पर केजी कितनी है 16,000। तो 15% आप लोगे 16,000 का, और उसमें आप 100 में प्लस कर दोगे 16,000 का, 15% लोगे, और उसको 100 में प्लस कर दोगे, तो आपके पास एनुअल कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। और वो आ जाएगी, आई थिंक सो 2,500, एनुअल कैरिंग कॉस्ट आ गई 2,500। तो ये तीनों चीजें, एनुअल डिमांड भी फाइंड आउट कर ली, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर भी फाइंड आउट कर ली, और साथ साथ हमने एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट भी फाइंड आउट कर ली। अब आगे वो कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर मटेरियल वाई बताओ, यानी कि ईओ क्यू बताओ, जो हम लोगों ने कल फार्मूला ड्राइव किया था, ईओ क्यू। ईओ क्यू आपने बताना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओ क्यू। ईओ क्यू का फॉर्मूला था सर, अंडर रूट 2 एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू ओ सी डिवाइडेड बाय सी सी। अच्छा बेटा एक बार याद रखिएगा, मेरे हैंडआउट्स के अंदर मिक्स हैंडआउट्स हैं ये, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स से मैंने अडॉप्ट किए हुए, ज्यादातर काशिफ जिया साहब से मैंने अडॉप्ट किए हुए हैं, कुछ आप लोगों के आईसीएमए के पास पेपर होंगे, कुछ सीए के पास पेपर से जो क्वेश्चन जो आपके लेवल में टेस्ट कर सकता है, वो भी मैंने आप इस हैंडआउट के अंदर मैंने इंक्लूड कर रखे। तो नॉलेज आपके पास इंशाल्लाह ताला जो भी हैंडआउट इसको सॉल्व कर लेगा तो उसके पास नॉलेज, बेहतरीन नॉलेज आ जाए, तो वो हर तरह से कंप्लीट होगा, एग्जाम में जाकर वो पेपर दे सकता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जहां पर कमजोरी होगी किसी पीडीएफ के अंदर, मैं खुद आप लोगों को बता दूंगा कि यार ये बुक से भी पढ़ लेना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जैसे मैंने आप लोगों को हैंडआउट प्रोवाइड किया है, इसमें आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर सारी चीजें शामिल। इसके अंदर सीए के पास पेपर से भी क्वेश्चंस होंगे, एसीसीए के पास पेपर से भी शायद में भी एक हमने एक आधा क्वेश्चन अच्छा लग रहा था मैंने वो लिया था। और इसके अलावा कुछ अच्छे अच्छे टीचर्स टीचर्स के मैंने हैंडआउट्स के क्वेश्चंस लिए थे, कुछ मैंने बुक से लिए हैं, कुछ आईसीएमए के पास पेपर से लिए। तो सबसे मिलाकर मैंने एक हैंडआउट बनाया और देखा होगा आपने कि इसके अंदर क्वेश्चंस भी अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। तो इन्हीं की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप सारे सारे शहरों का पानी चख लोगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला जब पेपर में अपेयर हो रहे होगे तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, ये हैंड आउट आपकी सब चीजें कवर कर देगा, पूरा टॉपिक कवर कर देगा। अच्छा जी। तो अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं सिंपली, हमारे पास ईओ क्यू आ जाएगा, अंडर रूट 2 एनुअल डिमांड है 3,600, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट है हमारी सर पर ऑर्डर 45,000, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट, सर कैरिंग कॉस्ट है 2,500। तो सर ये ईओ क्यू आ जाएगा आपके पास
इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ईओक्यू का आंसर आ जाएगा 360 kg। यानी कि आपको जो एक ऑर्डर करना होगा, आपको जो एक ऑर्डर करना होगा उसकी क्वांटिटी कितनी रहेगी, 360 kg। 360 kg आपको हर ऑर्डर में चाहिए। तो ये आपका क्या है, ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। यहाँ तक, सॉरी, नंबर ऑफ ऑर्डर या क्वांटिटी आ गई आपके पास ये 360। परसेंटेज को बेटा मैंने परचेज प्राइस से सॉल्व किया है। परचेज प्राइस कोई भी परसेंटेज हो वो आपने परचेज प्राइस पे ही अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो आपके पास परसेंटेज का अमाउंट आ रहा है। ये बात सबको क्लियर हो गई? यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो, कोई मसला, कोई परेशानी, आगे चलूं बेटा? अच्छा जी, अब आगे देखो, आगे आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है नेक्स्ट रिक्वायर्ड के अंदर। नेक्स्ट रिक्वायर्ड में आपसे पूछा जा रहा है टोटल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट। यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट उन्होंने आपसे पूछ ली है। इफ ईच ऑर्डर इज बेस्ड ऑन ईओक्यू, यानी कि हम ईओक्यू को लेकर चले और उस पर हमारी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी। और उसके बाद आगे आपने, इन्होंने ये भी कह दिया है एंड द कंपनी मेंटेन अ सेफ्टी स्टॉक ऑफ 300 यूनिट्स। कंपनी साथ, सॉरी, 30 यूनिट्स। कंपनी साथ में सेफ्टी स्टॉक भी मेंटेन कर रही है। अच्छा, अब ये सेफ्टी स्टॉक क्या हो गया? सेफ्टी स्टॉक का दूसरा नाम है बफर स्टॉक। इसको बफर स्टॉक के नाम से भी कहा जाता है, इसको सेफ्टी स्टॉक के नाम से भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन में माइंड में रखिएगा, बल्कि अपने पास लिख लो। सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक एक ही बात होती है। सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक एक ही बात होती है। अब सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक क्या होता है? ये बेटा छुपा हुआ मटेरियल होता है जो कंपनी ने बिल्कुल साइड पे रखा होता है कि बुरे वक्त में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। देखो, कभी कभार ऐसा होता है कि आपने सप्लायर को ऑर्डर दिया, सप्लायर ने आपको कहा कि 10 दिन में मैं आपको माल दे दूंगा। आपने ईओक्यू के हिसाब से सप्लायर को ऑर्डर दे दिया, आपको लग रहा था कि अगले 10 दिन तक का माल है मेरे पास, तो मैं इसको अभी ऑर्डर दे देता हूँ, 10 दिन में जैसे तैसे गुजार। लेकिन अब जब सप्लायर लेट हो गया, 10वें से वो 11वें दिन पे चला गया या 12वें दिन पे चला गया, अब आपके पास मटेरियल नहीं है। क्योंकि सप्लायर ने जो आपको जबान दे रखी थी वो कितने दिन की दे रखी थी, 10 दिन की दे रखी थी। 10 दिन का आपके पास माल अवेलेबल था, ठीक है, 10 दिन का आपके पास स्टॉक अवेलेबल था। आपने ऑर्डर कर दिया 10 दिन पहले, जैसे ही आपको लगा कि अब ये जो मेरा स्टॉक है ये आगे सिर्फ 10 दिन चलेगा, आपने सप्लायर को बुला करके ऑर्डर कर दिया। हो जाता है, पहले वक्तों में ये होता था, अल्ताफ भाई जो है वो स्ट्राइक भी कर दिया करते थे कराची के अंदर, तो सारा कराची बंद हो गया, अब कहीं से मटेरियल नहीं मिल रहा। तो अल्ताफ भाई का मूड हुआ तो अगले दिन सुबह उठ के उन्होंने देखा कि यार चलो आज भी हम कराची को बंद कर देते हैं। तो दूसरे दिन भी कराची जो है वो क्या हो जाता था, बंद हो जाता था। 3 3 दिन भी जो है वो कराची जो है वो स्ट्राइक पे रहा है। तो अब सप्लायर बेचारे क्या करें, कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि अल्ताफ भाई ने क्या किया हुआ है, स्ट्राइक दी हुई है। तो यहाँ पर कंपनी क्या करती थी, यहाँ पर कंपनी क्या करती थी, अपना सेफ्टी स्टॉक, अपना सेफ्टी स्टॉक जो है वो यूज में लेकर आती थी। सेफ्टी स्टॉक क्या होता है कि जो एक सप्लायर ने आपको टाइम दिया है ना, उस वक्त का तो आपके पास स्टॉक अवेलेबल होता है, वो तो आप यूज करते हो, लेकिन फिर भी किसी वजह से और जो है वो डिले हो जाए, तो आपके पास कुछ एक स्टॉक होना चाहिए, कुछ एक ऐसा एक स्टॉक होना चाहिए जो कि काम आ सके। जैसे कि लड़के अमूमन, खास तौर पे लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ, लड़के जो बाइक चलाते हैं ना, उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने क्या किया होता है, वॉलेट के अंदर 500 रुपए कहीं कोने में छुपा करके रखे होते हैं कि अगर मेरी बाइक पंचर हो गई या उसकी ट्यूब जो है वो चली गई, तो कहीं ना कहीं मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं पंचर लगवा सकूं या फिर मैं जो है वो नई ट्यूब लगवा सकूं। तो वो बेसिकली क्या है, उन्होंने अपने लिए एक सेफ्टी स्टॉक करके रखा हुआ। या घर के अंदर एक छोटी सी पेट्रोल की बोतल जो है वो उन्होंने फिल करके रखी भी होती है।
कि अगर हमारा कहीं इन केस जो है वो क्या हो गया कि पेट्रोल खत्म हो गया, तो पेट्रोल पंप तक के लिए इतना पेट्रोल होना चाहिए कि हम किसी न किसी तरीके से पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए। ये बिल्कुल गिरी हुई एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो कंपनीज भी क्या करती है, अपने पास सेफ्टी स्टॉक रखती है, बिल्कुल कोने पे छुपा करके, किसी को नहीं पता होता भाई। उनको पता है कि भाई सप्लायर ने 10 दिन का टाइम दिया है, 10 दिन का स्टॉक उसने बता दिया प्रोडक्शन मैनेजर को और सबको, ये 10 दिन का माल जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन अगर 10 दिन के बाद भी डिले हो जाता है, तो कंपनी अगर प्रोडक्शन रोक देगी तो वो स्टॉक आउट कॉस्ट की तरफ चली जाएगी। स्टॉक आउट कॉस्ट कल मैंने आप लोगों को बताई थी कि प्रोडक्शन रुक जाएगी तो उसके कितने नुकसान होते हैं, उसके कितने डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो उससे बचने के लिए कंपनी अपने पास क्या रखती है, एक बफर स्टॉक रखती है या फिर एक सेफ्टी स्टॉक रखती है। तो यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि ईओक्यू पे तो वो मेंटेन कर रही है अपनी इन्वेंट्री को, लेकिन कंपनी साथ में सेफ्टी स्टॉक भी रख रही है। कितना, 30 यूनिट्स। 30 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक भी रख रही है। अच्छा अब मेरी बच्चों मेरी बात सुनो। सेफ्टी स्टॉक की जब बात आएगी ना, सेफ्टी स्टॉक की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है कैरिंग कॉस्ट के अंदर। ऑर्डरिंग कॉस्ट में तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन सेफ्टी स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपको पूरे साल मेंटेन करके रखना है। यानी कि 30 यूनिट्स आपके पास पूरे साल रहते हैं। 30 यूनिट्स आपके पास पूरे साल रहते हैं। तो जब हम कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे ना, तो जब हम कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे, एक तो कैरिंग कॉस्ट नॉर्मली जो हम एवरेज करके निकालते हैं, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि एवरेज करके हम कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास कैरिंग कॉस्ट आ जाती है। अब साथ में उस कैरिंग कॉस्ट के अंदर इस सेफ्टी स्टॉक की भी कैरिंग कॉस्ट हमें ऐड करना हो। तो अगर क्वेश्चन के अंदर सेफ्टी स्टॉक गिवन है, तो जब आप कैरिंग कॉस्ट निकाल रहे होगे, तो एक तो आपकी जो एवरेज इन्वेंट्री है जो कि यूज हो रही है, जो एवरेज इन्वेंट्री है जो कि यूज हो रही है उसकी कैरिंग कॉस्ट भी निकलेगी। साथ साथ जो आपकी आपका जो सेफ्टी स्टॉक है, साथ 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 जो आपका सेफ्टी स्टॉक है, साथ साथ जो आपका सेफ्टी स्टॉक है उसकी भी कैरिंग कॉस्ट निकलेगी, क्योंकि वो यूनिट्स भी आप कैरी कर रहे हो, उसकी भी वेयर हाउस कॉस्ट होगी, उसकी भी कुछ ना कुछ फाइनेंस कॉस्ट होगी। तो उसको भी आपने अपनी कैरिंग कॉस्ट का एक पार्ट बनाना है। तो अब देखो जरा, मैं सबसे पहले क्या निकाल लूं, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपने कितने करने हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए सर आपने बताया था, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए आपने ये बताया था कि जो आपकी एनुअल डिमांड है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर 3600 हमारी एनुअल डिमांड है। इसको सर आप डिवाइड करवा दोगे ईओक्यू से, कि जितनी क्वांटिटी आप ऑर्डर कर रहे हो तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बारे में पता लग जाए। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बेटा कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आई थिंक 10 आ जाएंगे। 10 ऑर्डर्स आ जाएंगे। यानी कि पूरे साल में हम कितने ऑर्डर्स करेंगे, 10 ऑर्डर्स करेंगे। अब अगर मैं एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालूं, 10 मल्टीप्लाई बाय जो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर थी वो कितनी थी, 45,000 थी। वो कितनी थी, 45,000 थी। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा 45,000 से। तो सर मेरे पास एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी कितनी, 4,50,000। साथ साथ में क्या कर लूं, कैरिंग कॉस्ट भी निकाल लूं, एनुअल कैरिंग कॉस्ट में निकाल लूं। सर आपने एक बात बताई थी कल के क्वेश्चन में, ईओक्यू लेवल पर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमारी अगर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट 4,50,000 है, तो हमारी कैरिंग कॉस्ट भी कितनी होनी चाहिए, 4,50,000 होनी चाहिए, क्योंकि दोनों क्या होती है, ईओक्यू लेवल पर इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इक्वल नहीं होगी। उसका रीजन क्या है कि सर यहाँ पर हमारे पास सेफ्टी स्टॉक है। तो सेफ्टी स्टॉक की एक अलग से कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी जो कि हमें बेयर करना होगी।
तो अब मुझे क्या करना होगा, एक तो पहले एवरेज इन्वेंट्री करनी होगी। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है? सर जो मेरा ईओक्यू है 360, इसको मैं डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। इसको फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जो मेरी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है वो कितनी है, 2500, 2500। सर साथ में इसमें मैं अपनी सेफ्टी स्टॉक की भी कॉस्ट ऐड कर दूंगा। सेफ्टी स्टॉक मेरी कितने, 30 यूनिट्स है, इनका एवरेज नहीं करना बेटा, सेफ्टी स्टॉक पूरा पूरा रहता है। 30 को मल्टीप्लाई करना है आपने, वही जो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट थी जहां यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही 2500 को यहाँ पर भी आप क्या करवा दोगे, मल्टीप्लाई। तो अब आपके पास जब आप इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करोगे, तो आपके पास जो कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 5,25,000। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई बेटा? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को? सबको बात क्लियर हो गई? ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। पार्टिसिपेशन होना जरूरी है आप लोगों का। आप पार्टिसिपेट करोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि मैं खुद से बातें नहीं कर रहा, बल्कि मैं किसी ना किसी को पढ़ा रहा हूँ। फिजिकल क्लास होती है तो उसका एक अलग ही मजा होता है। उसमें आप लोग सामने बैठे होते हो तो समझ में आ रहा होता है कि नहीं यार, बच्चों को समझ में आ रहा है। अभी फिजिकल नहीं है तो ये आपका रिस्पॉन्स मुझे बताता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा जी बेटा, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, ठीक है। और अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ूंगा तो आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। रीड करना शुरू करूं क्वेश्चन नंबर 3 को? जी बेटा, लिनोवो बताओ। आपका नाम बहुत अच्छा है, लिनोवो। होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट इस वजह से इक्वल नहीं आई, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर हमारे पास कैरिंग कॉस्ट के अंदर सेफ्टी स्टॉक भी था। सेफ्टी स्टॉक भी था। ये जो था, ये क्या था, सेफ्टी स्टॉक भी था, जिसकी वजह से इक्वल नहीं आई। अगर आप सेफ्टी स्टॉक को हटा दो, 360 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2500 करो, 4,50,000 आएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट के बराबर होगा। लेकिन जहां पर आपके पास सेफ्टी स्टॉक आ जाता है तो सेफ्टी स्टॉक की कॉस्ट भी आपकी कैरिंग कॉस्ट में शामिल हो जाती है। तो जिसकी वजह से ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो है वो मैच नहीं करती है। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाओ, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी तरह से है, इसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी हमने हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूँ, रीड करूंगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सीजी इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेक एयर कंडीशनर, इट परचेजेस 12,000 यूनिट्स। अब इन्होंने 12,000 यूनिट्स जो है ना वो परचेज किए of a particular type of compressor part LG29 each year at a cost of rupees 500 per unit। ठीक है जी, 500 पर यूनिट पे ये परचेज कर रहे हैं, ये इनकी परचेज प्राइस हो गई। CG Electronics require a 12% rate of return on investment. Rate of return on investment basically that is your finance cost. That is your finance cost. 12% आपकी क्या है, फाइनेंस कॉस्ट है। कि रेट ऑफ रिटर्न, जो भी ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस पे इनको रिटर्न कितना चाहिए था, 12%। तो ये हमारी फाइनेंस कॉस्ट हो जाएगी। और ये 12% किसके ऊपर अप्लाई होगा, हर चीज परचेज प्राइस पे अप्लाई होती है। परचेज प्राइस आपकी कितनी है, 500, 12% अप्लाई करोगी तो आपके पास एक अमाउंट आ जाएगा फाइनेंस कॉस्ट।
जो आप अपनी कैरिंग कॉस्ट का पार्ट बनाओ। इन एडिशन द रिलेवेंट कैरिंग कॉस्ट आपको बता रहे हैं कितनी है, 20 है। रिलेवेंट कैरिंग कॉस्ट आपकी कितनी है, 20 है पर यूनिट पर ईयर। ये आपको इन्होंने कैरिंग कॉस्ट बता दी। कैरिंग कॉस्ट में ऊपर फाइनेंस कॉस्ट भी शामिल होगी 20 के अंदर, वो 12% भी ऐड करोगे। फिर कह रहे हैं कि रिलेवेंट कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर आर 1200। परचेज ऑर्डर पर परचेज ऑर्डर कितना है, 1200, यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बता दिया। कैलकुलेट सीजी इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल रिलेवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। आपको अगेन ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करनी है। सारी चीजें गिवन है। मैं डाटा बना देता हूँ, ठीक है। एनुअल डिमांड आपकी कितनी है, 12,000 है। क्वेश्चन नंबर 3, डाटा बना देता हूँ बेटा, सॉल्व आप लोग खुद कर लीजिएगा। इसमें तो आपके पास सेफ्टी स्टॉक भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, एनुअल डिमांड जो है वो आपके पास है 12,000 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो है 1200, और कैरिंग कॉस्ट जो है वो आपको बता रहे हैं, कैरिंग कॉस्ट पर ईयर पर यूनिट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट है आपके पास। एक तो 20 उसने बताई है, प्लस इसमें फाइनेंस कॉस्ट भी ऐड करोगे, यानी कि 12% किसके ऊपर अप्लाई होगा, परचेज प्राइस पे 500। तो आपके पास कैरिंग कॉस्ट भी आ जाएगी, जो कि आई थिंक 60 हो जाएगी, 60। 60। तो पहले आप क्या करो, ईओक्यू लेवल निकालो। ईओक्यू निकालो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और फिर उसके हिसाब से आप एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट निकाल के कर लोगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज सॉल्व होगा, बस सेफ्टी स्टॉक शामिल नहीं है इसमें। तो ये वाला कर लोगे बेटा, डाटा मैंने बना दिया आप लोग, हो जाएगा ये। हो जाएगा। अच्छा, जब हो जाएगा तो एक काम करो, मैं आप लोगों को 10 मिनट दे रहा हूँ, मुझे सॉल्व करके दिखाओ, जल्दी जल्दी सॉल्व करके दिखाओ। मैं रिकॉर्डिंग होल्ड कर रहा हूँ, आप मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। आपके सामने एनुअल डिमांड भी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर भी है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट भी है, तो मुझे जल्दी जल्दी आप निकाल के दिखाओ, 10 मिनट में निकाल के दिखाओ। अच्छा देखो बेटा, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, जिसका अगर आंसर गलत आ रहा है वो देख ले, मैच कर ले। देखो सबसे पहले तो आपने यू क्यू निकालना है। यू क्यू इक्वल्स टू √2 इंटू एनुअल डिमांड आपके पास है 12,000, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर हंड्रेड 1200 है, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट आपकी कितनी है, 60। तो ये आ रहा था हमारे पास, आप लोगों ने मुझे आंसर बताया है कि कितना है, 600। 600 ठीक है, 600। अच्छा जी, 600। अच्छा, ये आप कैरिंग कॉस्ट कह रहे हो 60 नहीं है, बल्कि क्या है, 80 है। ठीक है। अच्छा, ईओक्यू आ गया, अब आप एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लो। उसके लिए आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने होंगे। एनुअल डिमांड आपकी 12,000 है, डिवाइडेड बाय 600, और फिर इसको मल्टीप्लाई करवा दो, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, 1200। तो ये बेटा आप लोगों के पास आ रहा है कितना, 24,000।
जी वो मैंने खाली 60 लिख दिया था, 80 है सही। अच्छा ये कितना था, क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है? 24,000, ठीक है जी। और अगर हम एनुअल कैरिंग कॉस्ट की बात करें, एनुअल कैरिंग कॉस्ट क्या होगी सर? पहले एवरेज इन्वेंट्री निकाल लें। एवरेज इन्वेंट्री के लिए ईओक्यू आपके पास सर 600 है, डिवाइड बाय 2 करें, फिर कैरिंग कॉस्ट 80 जो है उससे मल्टीप्लाई कर दें, तब भी आपके पास कितना आएगा? 24,000। ठीक है जी। नंबर ऑफ ऑर्डर्स बेटा कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर जो आपकी एनुअल डिमांड होती है ना, एनुअल डिमांड होती है, और जितनी क्वांटिटी आप ऑर्डर कर रहे हो उससे डिवाइड करवा दें। जैसे अभी यहाँ पर एनुअल डिमांड कितनी है? 12,000। और क्वांटिटी आप कितनी ऑर्डर कर रहे हो सर? 600। तो 12,000 डिवाइड बाय 600 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएगा। 12,000 डिवाइड बाय 600 करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर यानी कि 1200 से मल्टीप्लाई कर, तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, आगे चले बेटा। ठीक है जी। अच्छा अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 रहने दीजिएगा, वो मैं खुद करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब आ जाओ 6 और 7 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है ना हमने। अब हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 4 5 रहने दीजिएगा, वो मैं खुद करवाऊंगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पर। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है ये 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देखो ईओक्यू दे रहे हैं 360, एनुअल डिमांड आपको दे रहे हैं 3,600, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट आपको दे रहे हैं 2,500। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, सारी चीजें आपको गिवन है। देखो ईओक्यू का फॉर्मूला क्या था? ईओक्यू का फॉर्मूला था, क्वेश्चन नंबर 6, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है एक। ईओक्यू का फॉर्मूला था ईओक्यू इक्वल्स टू अंडर रूट 2 into एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है जी। अब अगर इसको मैं इसको इसके अंदर वैल्यूज पुट करूं, इसके अंदर वैल्यूज अगर मैं पुट करता हूं, तो ईओक्यू उन्होंने आपको दे दिया है 360, 360 इक्वल्स टू अंडर रूट 2 into एनुअल डिमांड आपके पास है 3,600, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। और कैरिंग कॉस्ट आपको दे रहे हैं 2,500। ठीक है। अब आप क्या करोगे? रूट को पहले खत्म करो। रूट को अगर आपने खत्म करना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे। रूट को अगर आपने खत्म करना है तो आप क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे।
जब मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा तो 360 इंटू स्क्वायर हो जाएगा इंटू रूट 2 इंटू 3 600 मल्टीप्लाई बाय ओ सी डिवाइडेड बाय 2500, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो ये मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल और 360 का आप रूट लो, तो स्क्वायर लो 360 का आप स्क्वायर लो, 129,600 आ रहा है। 129,600 आ रहा है। ठीक है, 129,600 इक्वल्स टू, टू को 3,600 से मल्टीप्लाई करो, 7,200 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई और डिवाइडेड बाय 2500। अच्छा, अब ये 2500 डिवाइड हो रहा है उस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, और 7200 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 129,600 मल्टीप्लाई बाय 2500 एंड डिवाइडेड बाय 7200 इक्वल्स टू ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो अब इसको पूरा को आप सॉल्व कर लो। 129,600 मल्टीप्लाई बाय 2500 डिवाइडेड बाय 7200, तो मेरे पास जो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रही है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 45,000। आप लोगों की बात भी ये आ रही है, ठीक है, 45,000, ठीक है ठीक है ठीक है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 7 है। उसमें आपको कैरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, उसमें आपको कैरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करनी और परचेज प्राइस फाइंड आउट, और कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज दी। ये थोड़ा सा चैलेंजेबल होगा आपके लिए, थोड़ा सा चैलेंजेबल होगा, होगा इसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजेबल होगा। कैरिंग कॉस्ट सारे निकाल लेंगे, परचेज प्राइस पे आकर के आप लोग फंस जाओगे। तो ये सॉल्व करवा दूं क्वेश्चन नंबर 7? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 7, अब ईओ क्यू का फॉर्मूला है, ईओ क्यू आपको दिया हुआ है 20,000, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 20,000 इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू एनुअल डिमांड जो है वो आपके पास है 5,20,000 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 311.54 है, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट उसने आपको नहीं बताई, परसेंटेज में दी हुई है तो वो कोई फायदा नहीं। अब सर इसको अगर आप आगे सॉल्व करते हैं, अगर आप इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो वही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आपको करना होगा। पहले तो 20,000 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू 520 मल्टीप्लाई बाय 311.54 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट,
और हमने क्या ले लिया, इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। और 20,000 का आप स्क्वायर लो, जरा मुझे बताओ कितना आ रहा है। 20,000 का स्क्वायर लोगे तो ये अच्छा खासा एक अमाउंट बनता है। 400 000 एंड 000 इक्वल्स टू, टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर न्यूमिनेटर के साथ। तो 2 × 5,20,000, then multiply by 311.54। तो ये ऊपर आ रहा है आपके पास 32401600 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट डिवाइड हो रही है, उस तरफ आकर के मल्टीप्लाई होगी, और ये जो आपके पास 4 मिलियन है मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी अमाउंट से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू 32401600 डिवाइडेड बाय 400 000 एंड 000। तो ये बेटा आपके पास कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी 0.81। 0.81 आपके पास कैरिंग कॉस्ट आ। यहां तक बात समझ में आ गई। 0.81 हमारे पास कैरिंग कॉस्ट आ गई। ठीक है जी, गुड हो गया। साथ साथ निकाल रहे हो आप, गुड, शाबाश। अब हमें क्या निकालना है, परचेज प्राइस निकालना है। सर कैरिंग कॉस्ट अगर हमें निकालनी होती है ना, लेट सपोज अगर हमें परचेज प्राइस गिवन होती, सर इतना लंबा हमें करने की जरूरत ही नहीं थी। परचेज प्राइस का डायरेक्टली हम क्या लेते, 18% लेते। परचेज प्राइस का डायरेक्टली हम क्या लेते, 18% लेते, तब भी हमारे पास कैरिंग कॉस्ट आ सकती। मतलब कि सर, क्योंकि उसने हमें परसेंटेज दी थी, और परसेंटेज मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि परसेंटेज जो है वो किस पर अप्लाई होती है, परचेज प्राइस पे अप्लाई। सर अगर उसने हमें परचेज प्राइस दी होती तो सर हम क्या करते, परचेज प्राइस पर डायरेक्टली हम 18% अप्लाई करते, तो सर हमारे पास कैरिंग कॉस्ट आ जाती। 18% है ना, हाँ। तो परचेज प्राइस पर सर अगर हम 18% अप्लाई करते तो हमारे पास कैरिंग कॉस्ट आ जाती। तो परचेज प्राइस तो गिवन नहीं है, तो परचेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय 18% इक्वल्स टू कैरिंग कॉस्ट अभी हम निकाल चुके हैं, दैट इज 0.81। अब परचेज प्राइस निकालने के लिए ये 100 डिवाइड हो रहा है, उस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, और 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो 0.81 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 18, तो आपके पास बेटा परचेज प्राइस आ जाएगी। और परचेज प्राइस कितनी आ रही है, 4.5। ठीक है जी, 4.5 यही आ रही है सबकी। तो परचेज प्राइस आ गई हमारे पास 4.5। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। तो अगर इस तरह की कोई मिसिंग वैल्यूज आ जाए तो वो भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कोई अच्छा सा सवाल करते हैं, कोई मजेदार सा सवाल करते हैं।
अब आओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे। हैंड आउट के क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। जी, स्टार्ट करूं बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहे हैं अ क्वांटिटी ऑफ 2000 यूनिट्स पर वीक ऑफ एन आइटम इज सोल्ड बाय अ फर्म। एक कंपनी है जो कि 2000 यूनिट्स पर वीक जो है वो सेल करती है। अच्छा, अब ये जो इन्होंने डिमांड आपको बताई है ना, इन्होंने चालाकी की है, पर वीक दी है, तो इसमें मैंने एक शेर आप लोगों को बताया था, वो शेर क्या था? डिमांड के बारे में एक शेर आप लोगों को मैंने बताया था, वो क्या था? लिख के बताओ जरा। कन्वर्ट टू एनुअल ऐसा कोई शेर नहीं था। शेर बताओ जो मैंने बताया था। लिख के बताओ क्या बताया था। आखिरी मिसरा बता रहा हूँ, शेर का मजा नहीं आ रहा, पूरा शेर बताओ मैंने क्या बताया था। क्या बात है लिनोवो, आपने तो शेर का बेड़ा गर्क कर दिया। जब भी डिमांड एनुअली ना हो तो इसको एनुअल में तुम ले आना। नहीं, ऐसा नहीं बेटा, ऐसा नहीं। एक शेर मैंने आपको लिखवाया था, मैंने कहा था लिख लो इसको, बल्कि मैंने भी लिखा था। वो शेर कुछ इस तरह से था। वो शेर कुछ इस तरह से था। डिमांड मस्ट बी इन सालाना। डिमांड मस्ट बी इन सालाना। अगर ना हो तो तुम ले आना। बिल्कुल जुनैरा, जुनैरा को याद है। अगर ना हो तो तुम ले आना। तो अब यहां पर भी वही बात आ रही है कि डिमांड जो है वो वीक में 2000 रुपी, 2000 यूनिट्स पर वीक है। तो इसको अभी हमने सालाना में लेकर आना है। 2000 को आप मल्टीप्लाई बाय 52 करोगे, पूरे साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52 हफ्ते। तो मल्टीप्लाई बाय 52 करोगे तो आपके पास डिमांड आ जाएगी पूरे साल की। तो पहला सेंटेंस ही पढ़कर मुझे पता लग गया कि यहाँ पर मुझे अपनी एनुअल डिमांड जो है वो निकाल। एनुअल डिमांड, और वो होगी 2000 मल्टीप्लाई बाय 52 इक्वल्स टू 1,04,000। ये एनुअल डिमांड होगी। ये बात सबको क्लियर हो गई? एनुअल डिमांड क्लियर हो गई सबको? अब आगे चलते हैं। आगे आपको बता रहे हैं, आगे आपको बता रहे हैं द परचेज प्राइस पर यूनिट इज 3000। परचेज प्राइस बता दें। फिर उसके बाद कह रहे हैं द एस्टिमेटेड होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 300 पर एनम। होल्डिंग कॉस्ट बता रहे हैं आपको, यानी कि कैरिंग कॉस्ट बता रहे हैं। कैरिंग कॉस्ट बता रहे हैं 300 पर एनम। कैरिंग कॉस्ट आ गई बच्चों। कैरिंग कॉस्ट आ गई।
300। फिर कह रहे हैं द प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ऑर्डर इज ₹2250। ये आपको इन्होंने बता दी। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 2250। ऑर्डरिंग कॉस्ट 2250। अच्छा जी, आगे कह रहे हैं एन अल्टरनेटिव सप्लायर हैज रिसेंटली बीन अप्रोच। अब एक और सप्लायर है, उसने आपको अप्रोच किया। अब वो क्या अप्रोच किया है, वो आपको कह रहा है कि हैज बीन अप्रोच ऑफरिंग द प्राइस ऑफ 2994। वो आपको कह रहा है कि मैं आपको जो प्राइस दूंगा वो कितनी दूंगा, 2994। अब वो डिस्काउंट दे रहा है। देखो पहले जो आपको परचेज प्राइस दे रहा था ना, वो कितनी दे रहा था, 3000, जो आप पहले सप्लायर से खरीद रहे। अब वो आपको सप्लायर जो है ना, वो आपको एक जो है वो ऑफर दे रहा है कि अगर आप मुझसे खरीदोगे तो 2994 परचेज प्राइस हो जाएगी। पहले परचेज प्राइस उन्होंने आपको बताई है 3000। अब वो आपको कह रहे हैं कि अब अगर आप मुझसे खरीद लेते हो तो परचेज प्राइस कितनी हो जाएगी, 2994। 2994 वो आपको क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे। लेकिन साथ में वो कुछ शराइत भी रख रहा है। अब वो शराइत में क्या बता रहा है आपको, वो शराइत में आपको ये बता रहा है कि अगर आप मुझसे लोगे, एज अ रिजल्ट ऑफ सप्लाई, शेड्यूल प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ एन आइडर विल बी 7500। लेकिन आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7500, रिगार्डलेस द साइज ऑफ द ऑर्डर। क्योंकि अब देखो वो ऑब्वियस सी बात है, जब आपको डिस्काउंट दे रहा होगा ना, तो वो डिस्काउंट इस शर्त पे दे रहा होगा कि मुझसे ज्यादा माल, मुझसे बल्क क्वांटिटी में खरीदो। अब जब मैं उससे बल्क क्वांटिटी में कोई माल खरीदूंगा, तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आएगी। पहले अगर मैं एक, सपोज करो कि एक वैन बुक कर रहा था कि ताकि मेरे पास प्रोडक्ट पहुंच जाए, अब मुझे एक ट्रक बुक जो है वो करना पड़ेगा। मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि उसने मुझे डिस्काउंट तो दे दिया, लेकिन वो कह रहा है कि आपकी यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, 7500। पहले आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट थी वो 2250 थी। अब आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7500। और फिर उसके बाद वो कह रहे, जब ऑर्डरिंग कॉस्ट, जब हम ज्यादा ऑर्डर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारी कैरिंग कॉस्ट भी ज्यादा होगी, इन्वेंट्री को ज्यादा अरसे के लिए हमें होल्ड करना पड़ेगा। नहीं, अच्छा, इन्वेंट्री कॉस्ट आपकी फॉल कर रही है। इन्वेंट्री कॉस्ट आपकी फॉल कर रही है, 276 पर यूनिट पर एनम आ रही है। पहले 300 थी, इन्वेंट्री कॉस्ट आपकी होगी 276। इन्वेंट्री कॉस्ट आपकी क्या हो गई, फॉल कर दी है उसने। कैरिंग कॉस्ट आपकी फॉल हो गई है, कम हो गई है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है ना वो आपकी बढ़ गई है। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं रिक्वायर्ड में उल्टा हो गया, वैसे ये हिसाब बाहर हम चले, जो क्वेश्चन में है वही बात करेंगे। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं कैलकुलेट द फॉलोइंग एज्यूमिंग दैट द फर्म कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग सप्लायर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कह रहे हैं कि ये बताओ कि अगर कंपनी एग्जिस्टिंग सप्लायर के साथ चलती है, जो आपको कितने में माल दे रहा है, 3000 रुपए में माल दे रहा है, ठीक है, अगर वो एग्जिस्टिंग सप्लायर के साथ चलती है तो ईओक्यू क्या होगा, और ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी। दूसरा वो कह रहा है अगर वो दूसरे सप्लायर के साथ चलती है तो तब बताओ ईओक्यू क्या होगा और ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट क्या होगा। तो बहुत आसान है बेटा ये, कोई इतना मुश्किल नहीं है। दोनों सिनेरियो से आपको ईओक्यू निकालना है। दोनों सिनेरियो से आपको ईओक्यू निकालना है। और फिर उसके बाद एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट निकालनी। समझ में आई बात ये क्वेश्चन की।
दोनों से सॉल्व करूं इसको? चलो जी, दोनों से सॉल्व करें। ठीक है, चलो दोनों से सॉल्व करें। एग्जिस्टिंग से भी सॉल्व करते हैं। जो एग्जिस्टिंग है, जो एग्जिस्टिंग सप्लायर है, और जो हमारे पास ऑफर आई है, उसको भी देखते हैं। दोनों को देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या कर लें, सबसे पहले हम ईओक्यू निकाल लें। ईओक्यू। सर ईओक्यू के लिए आपको क्या करना होगा, वही फॉर्मूला लिखना होगा। 2 इंटू आपके पास एनुअल डिमांड तो 1,04,000 है, दोनों के लिए सेम है। मल्टीप्लाई बाय सर आपको क्या करना होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट है तो एग्जिस्टिंग के लिए 2250 है। और कैरिंग कॉस्ट कितनी है सर, कैरिंग कॉस्ट हमारी 300। और जो ऑफर आई है उसमें सर 2 इंटू 1,04,000 मल्टीप्लाई बाय सर जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो 7,500 है। और जो हमारी कैरिंग कॉस्ट है सर वो 276 है। तो ईओक्यू दोनों लेवल पे क्या आ रहा है? पहले लेवल पे आ रहा है सर 1249। और दूसरे लेवल पे आ रहा है सर 2377। 2377। यही आ रहा है आप लोगों का? 2250 है ना? जी जी बेटा, 2250। सॉरी, 2550 लिख दिया मैंने। जी, यही आ रहा है आप लोगों का ईओक्यू। सबको बात क्लियर हो गई? दोनों भी, दोनों का ईओक्यू लेवल मैंने निकाल लिया। अब आ जाओ आप लोग। वही, हम पहले हम क्या निकाल लें, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स देखता हूँ, दोनों में नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे। दोनों में सर एनुअल जो डिमांड है उसको ईओक्यू से आप डिवाइड करवाएंगे। एनुअल डिमांड सर हमारी है 1,04,000। 1,04,000 सर हमारी एनुअल डिमांड है। डिवाइड करवाएंगे उसको ईओक्यू से 1249। और 1,04,000 को सर डिवाइड करवा देंगे आप 2377। ठीक है बेटा। तो दोनों के नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे कि कितने कितने आ रहे हैं। तो पहले के आई थिंक नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं 83.267। और दूसरे के नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं 43.75। ऐसे ही है बेटा, वेरीफाई करो आंसर को। परचेज प्राइस का भी तो फिलहाल कोई काम नहीं है ना, देखो बेटा। उसने ईओ को क्यों कहा है, और उसने आपसे कहा है कि एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ, कैरिंग कॉस्ट बताओ। तो परचेज प्राइस का तो अभी तक कोई काम नहीं है फिलहाल। हाँ, परचेज प्राइस हमारी डिसीजन मेकिंग में काम आएगी, वो आगे चल के काम आएगी। वो कहाँ के काम आएगी वो मैं आप लोगों को बताऊँ। ठीक है जी, वेरीफाई हो गया आंसर। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलो। नेक्स्ट आपके पास देखो, मैंने नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लिए।
अब मैं क्या कर लूं, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लूं सर। यही नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है 83.267, इसको मल्टीप्लाई करें। एग्जिस्टिंग जो था उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या थी, 2250। 2250 सर उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट थी। और जो दूसरा है सर, उसके जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं वो है 43.75, इसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं। इसको सर मल्टीप्लाई कर दें इसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट से, इसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है 7500, इसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है 7500। तो सर ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो एग्जिस्टिंग की आएगी वो आ जाएगी 187,351, और दूसरे की आ जाएगी सर 328,145। यही आ रहा है बेटा, वेरीफाई करो। जी जी। सर ये ऑफर वाले की वैल्यू नहीं आ रही क्या बेटा, कौन सी वैल्यू नहीं आ रही ऑफर वाले की? यही आ रही है मेरे ख्याल में 43.75। नहीं नहीं मोहम्मद रियाज, आप दोबारा से करो। 43.75 सही है, दोबारा से कैलकुलेट करो, रूट लो। 125 आ रही है मेरे पास, 145 आ रही है, चलिए 125 कर दो, 125 कर दो। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाओ कैरिंग कॉस्ट पे, अब आ जाओ कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट पर ईयर, या इसको एनुअल कैरिंग कॉस्ट भी लिख सकता था, वो ज्यादा अच्छा तरीके से लिखता हुआ। सर एनुअल कैरिंग कॉस्ट में आपको क्या करना होगा सर, जो आपका ईओक्यू है उसको आपने एवरेज लेना होगा। ईओक्यू का आपने एवरेज लेना होगा। जैसे पहले का ईओक्यू है 1249, इसको डिवाइडेड बाय आप 2 कर देंगे। ठीक है। ऐसे ही जो दूसरे का है वो है 2377, इसको भी डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, एवरेज लेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे जो इनकी कैरिंग कॉस्ट हो, जो इनकी कैरिंग कॉस्ट होगी पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट तो सर पहले वाले की 300 थी, दूसरे वाले की 276। पहले वाले की 300 है और दूसरे वाले की 276। अब मुझे बताओ कैरिंग कॉस्ट कितनी आ रही? ठीक है, 187,350 आ रही है मेरे पास, 51 आ रही है, ऑलमोस्ट बराबर है। 187,351, ठीक है। और ये कितनी आ रही है? 328026, 328026, ऑलमोस्ट 100 रुपीज का फर्क आ रहा है, ऑलमोस्ट 100 रुपीज का फर्क आ रहा है, तो इतना एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है। वैसे यहाँ पर दोनों की एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। अच्छा अब इनको टोटल करो। टोटल आपके पास एनुअल ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कितनी आ रही, टोटल ऑर्डरिंग
एंड कैरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है टोटल करके मुझे बताओ सर। ये आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों का टोटल करके बताओ। 37470। अच्छा जी। 37470 37470 और दूसरी ऑफर का जो आ रहा था वो आ रहा था 656151। ऐसे ही 656151। 656151। तो सर अगर हम ऑफर पे जाते हैं तो हमारी जो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट होगी वो ये होगी, लेकिन यहाँ पर आकर क्वेश्चन तो खत्म हो गया। लेकिन आइदर हमें ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखो एक तो यहाँ पर हमें, आप देख रहे होगे कि जो ऑफर हम कर रहे हैं उस पे हमारी जो कॉस्ट है वो ज्यादा आ रही है, ठीक है। और जो हमारी एग्जिस्टिंग सप्लायर के साथ जो चल रहा है वो उसमें हमारी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट जो है वो कम आ रही है, तकरीबन तकरीबन आधो आध का फर्क है। वो 3,74,000 आ रही है और वो 6,56,000 आ। लेकिन जो डिसीजन लेंगे हम वो परचेज प्राइस पे लेंगे, क्योंकि परचेज प्राइस पे भी तो बेटा हमें डिस्काउंट मिल रहा है ना। तो परचेज प्राइस भी देखते हैं कि परचेज प्राइस कितनी है। वैसे तो यहाँ का क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे हम अगर डिसीजन लेने के लिए उसने बोला है क्या, नहीं डिसीजन लेने के लिए बोला नहीं है उसने। हम डिसीजन लेते हैं तो हमें परचेज प्राइस इंक्लूड करनी पड़ेगी, फिर हमें टोटल प्राइस के बारे में पता लगेगा कि टोटल प्राइस हमारी कितनी है, जिसमें हमारी परचेज प्राइस भी क्या हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। अब अगर मैं इसमें परचेज प्राइस ऐड करता हूँ, सर परचेज प्राइस का ये है कि 1,04,000 यूनिट्स एनुअल मेरी डिमांड है। एग्जिस्टिंग सप्लायर जो मुझे परचेज प्राइस दे रहा है वो 3,000 दे रहा है। और जो मुझे ऑफर रिसीव हुई है वो हुई है सर 2,994 से। 2,994 से। ये एग्जिस्टिंग है और ये मुझे ऑफर रिसीव हुई है। तो इनकी परचेज प्राइस देख लेते हैं। सर एग्जिस्टिंग की परचेज प्राइस आ रही है 3,12,000,000। और जो ऑफर रिसीव हुई है सर उसकी जो परचेज प्राइस आ रही है 3,11,376,000। सर ये परचेज प्राइस आ रही है। तो जो ऑफर रिसीव हुई है उसकी परचेज प्राइस कम है, ऑब्वियस सी बात है, उसने हमें डिस्काउंट दिया। तो अब अगर हम टोटल करें अपनी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट और परचेज का, तो फिर बताओ मुझे आंसर कितना। तो फिर मेरे ख्याल में आंसर आ रहा है 3,1,2,3,7,0,2। और इसका मुझे बताओ इसका कितना आ रहा है। बेटा एक मिनट एक मिनट।
जी। अच्छा, तो आपका जो सेकंड वाले का आ रहा है 312032151। 312032151। तो अब आप क्या करोगे, ऑफर को एक्सेप्ट कर लोगे, बिल्कुल। बिल्कुल, ऑफर को क्या कर लोगे, आप एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें हमने डिस्काउंट के हवाले से भी देख लिया कि अगर डिस्काउंट आ जाए तो उसको किस तरीके से ट्रीट करना। ये वाली बात क्लियर होगी बेटा आप लोगों को? सबको बात क्लियर होगी बेटा ये? ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब और कौन सा क्वेश्चन हो सकता है इतने टाइम में? अच्छा, मैं आपके साथ हैंडआउट को अब शेयर कर रहा हूँ। कुछ एमसीक्यूज हैं जो हम लोगों ने सॉल्व करनी है साथ साथ ना। आप लोग ना अपने पास टिक करते रहना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट पास पेपर्स एमसीक्यू। इसमें आ जाओ आप एमसीक्यू नंबर 3 पे। एमसीक्यू नंबर 3 पे। एमसीक्यू नंबर 3 पे कह रहे हैं, डीएस यूजेस द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि ईओक्यू मॉडल। डिमांड्स फॉर डीएस प्रोडक्ट इज 95,000 यूनिट्स पर एनम। ठीक है, पूरे साल की डिमांड आपको बता दी, एनुअल डिमांड। Demand is evenly distributed throughout the year. The cost of placing an order is 15 and cost of holding a unit of inventory for a year is 3। ठीक है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर भी बता दी आपको, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट भी उन्होंने आपको बता दी कितनी है, 3 है। हाउ मैनी ऑर्डर्स शुड डीएस मेक इन अ ईयर? पूरे साल में ये कितने ऑर्डर करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूछ रहे हैं आपसे। तो इसके लिए सिंपल आपको बेटा क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ईओक्यू निकालना पड़ेगा। ईओक्यू निकालने के बाद सब बच्चों को पता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आते हैं आप लोग मुझे बताओ। ईओक्यू निकालने के बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आते हैं? हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट जब निकालते हैं तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालते हैं, कैसे आते हैं? ऑर्डर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स? नहीं 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 नहीं, डिवाइड बाय टू तो वो एवरेज इन्वेंट्री आती है, डिवाइड बाय टू तो एवरेज इन्वेंट्री आती है सर।
जो एनुअल डिमांड होती है उसको ईओक्यू से डिवाइड करवा, जो एनुअल डिमांड होती है उसको ईओक्यू से डिवाइड करवा देते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स आने। ठीक है, तो पहले ईओक्यू निकालोगे, एनुअल डिमांड इन्होंने आपको दी हुई है, उसी ईओक्यू को आप एनुअल डिमांड से डिवाइड करवा देना, आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात, ये वाला एमसीक्यू क्लियर है? ठीक है। ऐसे एमसीक्यू नंबर 4 है। एमसीक्यू नंबर 4 में कह रहे हैं के ई एन मैन्युफैक्चर शॉपिंग ट्रॉलीज इट प्रोड्यूस 2500 पर ईयर। अब आपको एनुअल डिमांड दे दी, ईच ऑफ विच हैज 4 व्हील्स। अच्छा भाई, 4 पहिए इसमें ट्रॉली के अंदर, तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि व्हील, अब आपकी मटेरियल की बात हो रही है ना, पूरे यूनिट्स की बात नहीं करते। हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें हमें यूनिट्स बता रहे थे और केजी भी बता रहे थे, तो मैंने उसको केजी में कन्वर्ट किया। अगेन यहाँ पर 2500 यूनिट्स हैं, और आपको यहाँ पर व्हील्स बता रहे हैं कि 4 पहिए लगते हैं, तो 2500 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर के आपके पास एनुअल डिमांड आएगी। ठीक है, एनुअल डिमांड आ जाएगी, यानी कि एनुअल डिमांड आएगी हमारे पास 10,000, 2500 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 10,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जो हमने सिंगल सप्लायर से परचेज करते हैं और उसकी कॉस्ट, प्लेस एंड ऑर्डर 25 है, यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको बता दी 25। द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग अ सिंगल व्हील इज इन्वेंट्री फॉर द ईयर इज 50। होल्डिंग कॉस्ट यानी कि कैरिंग कॉस्ट बता दी। हाउ मैनी व्हील्स शुड बी ऑर्डर, अब आपको कितने व्हील ऑर्डर करने हैं ईच टाइम, एक वक्त में, टू मिनिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट, जहां पर आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम हो। तो सर ईओक्यू लेवल पर हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या होती है, मिनिमम हो। ईओक्यू लेवल पर हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या होती है, मिनिमम होती है। तो सिंपल आपको इसमें ईओक्यू निकालना है। नहीं तो क्लियर हो गया एमसीक्यू नंबर 4, इसमें आपको ईओक्यू निकालना है। तो इस इन दोनों एमसीक्यू को ट्राई कीजिएगा, एमसीक्यू नंबर 3, एमसीक्यू नंबर 4 को। हैंड आउट सबके पास है। एमसीक्यू नंबर 5 पर आओ। एफ आई एन मैन्युफैक्चरर्स शॉपिंग ट्रॉली, इट ऑर्डर्स 10,000 ट्रॉली पर ईयर, ईच ऑफ विच 4 व्हील्स। ये पास पेपर्स के एमसीक्यूज है बेटा। ठीक है, 10,000 ट्रॉलीज है, अब नंबर ऑफ ट्रॉलीज उन्होंने बढ़ा दी, ऊपर क्या थी 2500 थी, यहाँ पे कितनी हो गई 10,000 हो गई है। तो मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो एनुअल डिमांड आ जाएगी आपके पास 40,000। फिर उसके बाद उसने कॉस्ट ऑफ ऑर्डर 100 बता दिया। फिर उसके बाद उसने कैरिंग कॉस्ट जो है वो आपको 2 बता दी। और फिर वही बात कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको ऑर्डर करने पड़ेंगे, मतलब कितने व्हील्स आपको ऑर्डर करने होंगे। यहाँ पे भी आपसे ईओक्यू पूछ रहे हैं, ईओक्यू पूछ रहे हैं, एमसीक्यू नंबर 5 पे भी आपसे ईओक्यू पूछ रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 6 को रहने देना, ये 3 एमसीक्यू करना, 3, 4 और 5। ठीक है, 3, 4 और 5 आपको करना है। और किसी का कोई सवाल हो ईओक्यू से रिलेटेड, तो हाथ के हाथ इसी तरह एमसीक्यू भी करते जाएंगे ना, तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी बेटा। लेकिन रेगुलर बेसिस पे करना, जो काम करवा दिया उसको अब मैं कल आऊं तो ये जो मैंने एमसीक्यूज करवाए हैं आपको, इसको आपने खुद से सॉल्व करके रखना है, पहली बात। और दूसरा ये कि आपने साथ साथ जो मैंने काम करवा दिया है, जो क्वेश्चंस मैंने आज करवा दिए हैं, वो आप लोगों ने खुद से करने। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 8 करवाना है मैंने खुद बेटा।
मैंने नहीं करवाया ना, क्वेश्चन नंबर 9 करवाया। 10 और 8 मैंने करवाना है। 10 और 8 करवाना है, और उसके बाद भी मैंने एक क्वेश्चन बीच में छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, वो भी मैंने करवाना है। ठीक है बेटा, बस इनकी प्रैक्टिस कर लेना एक दफा, लाजमी लाजमी लाजमी। तो आज के लिए इतना ही है, कोई सवाल हो आज के लेक्चर में तो पूछ। जी, 8 में डी होगा। 8 में डी होगा। ठीक है बेटा, बस इतना काफी है आज के लिए। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।